इसमें से स्टडी मैट में से। तो वो एक क्वेश्चन था, आई गेस एएलपी रिलेटेड था वो। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम मटेरियल। और Jan 26 का भी एक कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, जो डायरेक्टली पीछे रहते हैं ना, टेस्ट योर नॉलेज, वहां से आया था। तो कॉस्टिंग और ये लॉ और इसके लिए ऑडिट के लिए स्टडी मैट मस्ट है। और आरटीपीज रेलेवेंट अटेम्प्ट का कैरी करना किया तो अच्छा होगा, रिपीट हो सकता है कभी कभी। अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ स्टडी मटेरियल, मतलब हमें ना इस इंडेक्स से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कौन सा भी स्टडी मैट हो, सब स्टडी मैट जहाँ, और फिक्स करना है अभी कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए मैं क्या क्या मटेरियल कैरी करने वाला हूँ। तो एक फिक्स माइंडसेट रहता है कि बहुत सारे बुक्स देख के ना वो घबराहट नहीं होती है एग्जाम हॉल में। तो वो एक है, वही इंडेक्स फेमिलैरिटी होना जरूरी है। और केस स्टडीज के लिए मैंने इनका लिया था, अतुल अग्रवाल और अजय अग्रवाल का वो जो बुक्स है ना, दो इंडेक्सेस आते हैं, आई मीन दो केस स्टडीज का बुक्स आते हैं ना, उनका लिया था मैंने। बट मुझे वो एग्जाम हॉल में मैंने खोल के भी नहीं देखा, नहीं हुआ वो यूज। तब कब यूज हुआ, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मतलब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर पूछा, अगर 6 सब्जेक्ट्स एक केस स्टडी में डाले तो कैसे टैकल करना है, प्रैक्टिस के लिए यूज तो हुआ, बट एग्जाम हॉल में उसका यूज कुछ नहीं हुआ मुझे। बट प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। और रोहित चिपर सर का जो डिटेल्ड इंडेक्स है ना, स्टडी मैट का डिटेल इंडेक्स, वो बहुत यूज हुआ मेनली फॉर कॉस्टिंग और इसके लिए, लॉ के लिए। अ, कौन से सर का? रोहित या रोहित? रोहित छिपर, रोहित छिपर। वो आप शेयर कर सकते हो? हाँ करती हूँ, एक यही बनाया मैंने, मतलब पूरा जिप किया है, उसमें सारा है, वो शेयर करती हूँ इसके बाद, एक वो बार दिखा के फिर शेयर करती हूँ। ओके। स्नेहा, तुम क्या ये शेयर कर रही हो क्या? स्क्रीन शेयर कर रही हो क्या? हाँ दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा वो सबको बस वो यही बुक प्रॉब्लम कवर हो 2 रही कवर 3, बुक कवर है। वही स्पीकर व्यू वही में दिख जाओगे रहा तो है। और दिखेगा स्क्रीन। है। मैं इसको हाइड करूँ क्या? अभी दिख रही हो? नहीं नहीं, अभी। मैं स्टॉप करके फिर स्टार्ट करूँ? सबको यही प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैंने आपने शायद आई वो बी एक्स एक्सेल सॉरी, खोली है ना, शायद तो वो एक्सेल नहीं दिख हाँ रही है। अभी आईबीएस गाइड करके एक्सेल खोला है एक। हाँ, पर वो जो बाहर का जो स्क्रीन है, डेस्कटॉप और आईबीएस गाइड का जो फोल्डर है वही दिख रहा है। फाइल एक्सप्लोरर ही खुला हुआ है। ओके, पूरा नहीं दिख रही है क्या? एक मिनट, अभी दिख रही है? हाँ, हाँ, अब दिख रही है। अभी दिख रहा है। हाँ आईबीएस गाइड वाली एक्सेल दिख रही है ना? एक्सेल ही दिख रही है ना अभी, आईबीएस गाइड वाली? हाँ। अभी एक्सेल खुल गई है। हाँ ठीक है। मैं पहले से जाऊँ क्या, ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी से नहीं स्टार्ट नहीं, करूँ? सब्जेक्ट वाइज से। सब्जेक्ट वाइज। एफआर में ना, इंडेस 10915, और जो ये है मतलब इम्पोर्टेंट इंडेस है ना, जैसे 1638, उन उनमें से सबसे सब में से एक एक प्रैक्टिशन और थ्योरी देख लिया, मेरा तो काम चल जाएगा, मतलब हो जाएगा। बिकॉज होता ये है ना, ग्रुप 2 वाला रहती है ना, बेटर होगा कि एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया तो बेटर रहेगा। अ, और डिस्क्लोजर्स के लिए ना, भाविक चोकसी सर का एक पीडीएफ है, उससे ये जाता है, मतलब मैं दिखाती हूँ आपको, शायद इधर मेरे पास है, वो मैं शेयर करती हूँ। एक लिस्ट है, मतलब सारे इंडेस डिस्क्लोजर्स का कंपाइल करके रखा है उन्होंने, भाविक चोकसी सर का। वहां से ना एक क्वेश्चन निकले आया था Jan 26 में। कुछ ऐसा था कि अम, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो कौन सी सर्कमस्टेंसेस में आप ये करोगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था Jan 26 में। वो डायरेक्टली इनका मटेरियल से ही डायरेक्टली मिल जाता था। तो वो रेफर कर सकते हो फॉर डिस्क्लोजर्स। और फॉर बाकी इसके लिए, अगर ग्रुप 2, सिर्फ ग्रुप 2 है, तो मैंने तो मैराथन्स देखा था आकाश कंडोई का, तो वहां से कर सकते हो। और एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिकमेंडेड है करने के लिए, फॉर एग्जांपल 109116 वगैरह में। और एएफएम में फॉरेन ये फॉरेक्स बहुत पूछते हैं कभी कभी, आईबीएस में भी। और सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी
पूछते हैं, तो यहाँ से एटलीस्ट एक फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थोड़ा बहुत मैराथन्स, अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सेपरेटली कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा इसके लिए। अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो फोकस ऑन लॉ एंड कॉस्टिंग। ऑडिट के लिए ना मॉड्यूल मस्ट है, जितना मैंने देखा है। मॉड्यूल के अलावा कोई बुक मत लो, मतलब आईबीएस के लिए रेफर मत करो, बिकॉज फैकल्टीज क्या करते हैं, बहुत कंसाइज करके देते हैं ना, तो वो मार्क्स नहीं मिलती उतना उतना ही लिखा, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले हम वो केस स्टडी को फिर से एक्सप्लेन करें और फिर उस केस स्टडी में क्या इश्यू इन्वॉल्व है उसको लिंक करें और फिर कंक्लूजन दें। मैंने वही गलती किया था Jan 26 में, मैंने ऐसे ही डायरेक्टली मुझे क्या पता है वो लिख के आई थी, बट लिंक नहीं किया था। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉस्टिंग और लॉ में करना ही है लिंकेज विद द केस स्टडी। और डीटी आईडीटी मतलब में वो कुछ नहीं कंक्लूजन, पड़ेगा, बिकॉज हम ऐसे भी। स्नेहा वो सॉरी। कंक्लूजन बोल रही हो ना, यानी कि जो प्रोविजन हो गए जैसे जो भी है लॉ वगैरह है, उसको जो केस हाँ, स्टडी दिया हुआ है उससे कनेक्ट करके कंक्लूजन ड्रॉ करना है, वही बोल रही हो ना? राइट राइट, वही वही। मैंने कुछ सर्टिफाइड कॉपीज रखा है, मतलब एक कंपाइल्ड है, May 24 से एआईआर के सर्टिफाइड कॉपीज है। वहाँ आप लोग गो थ्रू करोगे ना तो समझ में आएगा कि कैसे वो लोग लिंक करते हैं करके। तो मैं शेयर करती हूँ वो, उसमें सारे सर्टिफाइड कॉपीज हैं। डीटी आईडीटी के लिए ऐसे भी प्रिपेयर करते करते ही हैं हम। अगर एग्जाम्शन है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि वहां से भी एक एक एटलीस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया तो अच्छा होगा। बाकी कुछ नहीं, एग्जाम हॉल में तो मुझे यही फैकल्टीज का मटेरियल से ही आंसर्स मिल रहे थे, मतलब कुछ दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज इतना बल्कि है कि एफआर का ऑलरेडी 5 ये है, स्टडी मैट है, और स्टडी मैट खोल के लिखने के लिए उतना टाइम भी नहीं रहेगा। तो मैंने एफआर डीटी और आईडीटी के लिए स्टडी मैट खोला ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सब जो प्रोविजंस लिखे हैं फैकल्टी के मटेरियल से वो सफिशिएंट है, बस लिंक करना मस्ट है विद द केस स्टडी। और लॉ में ना सारा, अगर टाइम नहीं है, दोनों ग्रुप दे रहे हो, सारा करने करने के लिए टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर सकते हो। अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो मस्ट है, लॉ करना ही पड़ेगा। हेमंत सोमानी का ना 35 आवर्स का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने डिटेल बताया है, तो अभी से स्टार्ट करोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो, दोनों ग्रुप दे रहे हो तो एटलीस्ट डायरेक्टर्स के सारे 3 चैप्टर्स, फेमा, एफसीआरए, और हो सकता है तो ये सेबी, बिकॉज वो बहुत बड़ा है ना, तो आई डोंट फील सो कवर होगा, बट ये तो करके जाएंगे तो वी कैन अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस, बिकॉज डायरेक्टर से बहुत सारे ये आते हैं एमसीक्यूज। बट लॉ में मैंने एक चीज सीख लिया, एमसीक्यूज पे फोकस नहीं करना है, डिस्क्रिप्टिव पे। इनफैक्ट पूरा आईबीएस में ना जितना डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करेंगे उतना मार्क्स फेच होंगे। आईबीएस ये एमसीक्यूज पे कितना टाइम डालेंगे ना उतना मार्क्स फेच नहीं होने वाला है, तो बेटर रहेगा कि डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस रहे। और हर्ष गुप्ता सर का भी बुक है, और हेमंत सोमानी का भी है। मैंने हेमंत सोमानी का रेफर किया था, उनका अच्छा है, तो वो रेफर कर सकते हो, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने सारा सेक्शन नंबर्स दिया है और राइट हैंड साइड पे डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन भी ऐसा दिया है ना, फटाक से मिल जाता है वो। मॉड्यूल में क्या होता है कि ढूंढना और फिर उसको कंसाइज करके लिखना, एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहता है ना, तो हेमंत सोमानी का बुक मैं रेकमेंड करती हूँ। एक बार वो भी शेयर करती हूँ उसी फाइल में, गो थ्रू कर दो एक बार। और इसके लिए ना कॉस्टिंग के लिए अ, ऐसे मैंने ये किया था, बुक के कवर स्क्रीन दिख रही है ना, यस। ऐसे बुक के कवर पे ही कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट ये है करके, जैसे कि चैप्टर 9 में ये सारा इम्पोर्टेंट है, और 8 9, और उसको ऐसे बुक पे चिपका दिया था, कौन कौन से कवर्ड है इस मॉड्यूल में करके चिपका दिया। तो ये छोटे छोटे चीज है, लेकिन बहुत हेल्प किया इसमें एग्जाम हॉल में। और जैसे कि ये भी ऐसे लिख के लेना ताकि इजीली ये हो जाए ना, ऐसे सारे इसके लिए क्या था, मतलब लॉ और कॉस्टिंग दोनों के लिए। बिकॉज क्या होता है, कॉस्टिंग में एक ही सेम कॉन्सेप्ट तो 2 3 चैप्टर्स में है,
तो एक बार हमने ऊपर ही चिपका दिया तो पता चल जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट, सपोज मैं वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क के लिए ढूंढना चाहती हूँ, तो कौन कौन से चैप्टर में वो इन्वॉल्व है। तो ऊपर ही अगर डायग्राम वगैरह कुछ तो चिपका दिया तो इजीली मिल जाएगा। और पोर्टर स्ट्रैटेजी भी तीन जगह है, वो सेम कॉन्सेप्ट दो तीन जगह है। तो एग्जाम हॉल में पता नहीं चलेगा ना कौन से कहाँ से ओपन करूँ करके। ये मेनली मतलब कॉस्टिंग के लिए है ना, अ, इस पे फोकस करना अच्छा रहेगा आई बिलीव। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना मैं शेयर करती हूँ वो, उस पे फोकस करना इम्पोर्टेंट। और दोनों ग्रुप्स जो दे रहे हैं ना ये सिल्की अग्रवाल का, सॉरी दोनों ग्रुप्स नहीं, बस दो सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं ना, उनको सिल्की अग्रवाल का ये रेकमेंड करती हूँ मैं। उनका वीडियोस है, कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लैरिटी है। और एक मिशन सीए विकृत करके एक चैनल है, उनसे उन पे ना मैराथॉन्स है, बस थ्योरी मैराथन एक और प्रैक्टिकल मैराथन एक। तो कंसाइज चाहिए तो वो विकृत वाला रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर इन डेप्थ चाहिए तो संकल्प कास्तिया या सिल्की अग्रवाल, दोनों में से कोई एक को रेफर कर सकते हो। इसने ना, सिल्की अग्रवाल ने थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है। और इसने संकल्प कास्तिया का छोटे छोटे वीडियोस है ना स्पॉम के लिए, तो वो रेफर कर सकते हो। और ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं वो शेयर करती हूँ, एक बार गो थ्रू कर लो कॉस्टिंग के लिए। और जो ये है ना डिविजन, ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह, अगर एक एक बस एक प्रैक्टिकल सम किया तो हेल्प हो जाएगा वो। टाइम रहा तो ठीक है, नहीं तो मैराथन्स या ये रिवीजन लेक्चर से जा सकते हो। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगे मुझे, एक सेपरेट शीट कीवर्ड्स मैपिंग के लिए, ताकि वो एग्जाम में ना कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं, मतलब इस कीवर्ड का मतलब क्या है करके। उसके लिए भी एक किसी ने तो मुझे मैंने ढूंढा था वो, मतलब उसका मीनिंग और उसका एनालिसिस, और अगर वो आया तो कैसे एक्सप्लेन करने का, ऐसे उसने कॉलमनार शीट बनाया है, वो भी शेयर करती हूँ मैं। तो ये इसका हुआ कॉस्टिंग का। हाँ, एग्जाम हॉल में कैसे अप्रोच करना है। पहले तो जो 15 मिनट का टाइम रहता है ना, उधर में मैंने ऐसा कुछ किया था। क्वेश्चन पेपर, ये एआईआर, जो एआईआर है ना वो महेश्वरी कुछ है उसका नाम, November 24 का एआईआर है वो। तो उसने ये स्ट्रैटेजी बताया था कि एमसीक्यू और डिस्क्रिप्शन केस 1, यहाँ पे मतलब क्या कौन कौन से या तो सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो या तो चैप्टर का नाम लिख सकते हो, कहाँ कहाँ से आया है करके। तो एक ओवरव्यू मिल जाएगी कि कौन सा छोड़ना है करके, कौन सी केस स्टडी छोड़नी है। बट हुआ ना मेरे एग्जाम हॉल में सुपरवाइजर ने छीन लिया, उसको लगा मैं कॉपी कर रही हूँ करके। स्टार्टिंग 15 मिनट में ही इसे एक करी थी मैं, तो उसने छीन लिया उसको, तो फिर ठीक है बोली। और पता नहीं, वो सुपरवाइजर के ऊपर भी डिपेंड होता है, ये भी शेयर करती हूँ। तो पहले वो बना लिया तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस स्टडी छोड़ना है। और फोकस करना है कि डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस करना है। एक केस स्टडी के लिए 60 मिनट्स रहता है ना, तो 20/40, 20 मिनट्स फॉर एमसीक्यूज, 40 मिनट्स फॉर केस स्टडीज। और केस स्टडीज में भी 5/5/5 ऐसे 15 मार्क्स का रहता है, नहीं तो कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है ना, 8+7 या 5, 3 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स ईच। तो हर एक क्वेश्चन के लिए मुझे इतना ही टाइम देना है करके, मतलब एक मार्क्स के लिए ना 2.3 मिनट्स मिलता है। अगर ये किया 100 डिवाइडेड बाय, और 10 मिनट इसके लिए रखेंगे, सुपरवाइजर आता है तो उसके लिए रख दिया तो, हाँ 2.3 मिनट्स पर क्वेश्चन आता, पर मार्क्स आता है। तो उसके हिसाब से डिवाइड करके उतना ही टाइम देना है। अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, बाकी पेजेस छोड़ो बीच में और आगे बढ़ जाओ, नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है। पेपर कंप्लीट हुआ तो 50+ पक्का मिलेगा। पूरा मतलब हर एक इसको जितना टाइम दिया है उतना ही करके आगे बढ़ने का, तो हो जाता है। और डिस्क्रिप्टिव पे पहले फोकस, पहले 40 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव पकड़ने का, पूरा केस स्टडी नहीं पढ़ने का, बस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ के इसका रिलेटेड ये कहाँ है केस स्टडी में, वहां जाके डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट करके फिर लास्ट 20 मिनट्स में एमसीक्यूज करना है। तो वो क्या हो जाता है ना, डिस्क्रिप्टिव करते करते हमारा केस स्टडी हो जाता है पढ़ के, उसको सेपरेट टाइम देने की जरूरत नहीं है।
तो वैसे मैंने अप्रोच रखा था। वो वर्कआउट हुआ, मतलब मैंने 90 मार्क्स अटेम्प्ट किया था। 10 मार्क्स नहीं कर पाई बिकॉज वो एक तो लीजस का क्वेश्चन था जो बहुत लंबा था। तो मैंने स्टार्ट किया था बट हुआ नहीं, बिकॉज मैंने बस ग्रुप 2 दिया था ना, तो मुझे ग्रुप 1 उतना याद नहीं आया था, तो वो छोड़ दिया। और एक 4 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया था, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया कॉस्टिंग में और लॉ में ना, ऐसे खींचते खींचते गई और देखी नहीं कि उसके लिए जितना टाइम रखना था उतना ही रखना, उसको छोड़ के आगे बढ़ना है करके। तो नहीं तो वो 10 मार्क्स भी थोड़ा कंप्लीट हो जाता था। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 90 to 95 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाए। हाँ, जो डायरेक्ट एमसीक्यूज है ना उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो ढूंढना है ना, मेनली लॉ वाले मिलते नहीं है फास्ट, तो उसको लास्ट में रख दो। फोकस डिस्क्रिप्टिव पे रख रहा है, और जो भी टाइम बच जाता है वो लास्ट एमसीक्यूज को रख दो। हाँ, मतलब आंसर सर्चिंग स्किल्स है ना, जैसे वो स्टिकी नोट्स वगैरह सब जैसे भी अभी कर रहे हो, चाहे ग्रुप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो जैसे भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो तभी ऐसे भी पता रहता ही है। अगर इसके लिए मेन पेपर के लिए रेफर कर पढ़ रहे तो पता रहता ही है, लेकिन सिर्फ ग्रुप 2 वालों को मैराथन्स देखते देखते ना, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगे, एक एनालिसिस शीट है मेरे पास, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक कब आया था करके, तो उससे एक आइडिया मिल जाती है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वहां पे स्टिकी नोट्स, नहीं तो वो फ्लैग्स आते ना ऐसे, तो वो भी यूज कर सकते हो। तो उससे ना बहुत हेल्प होती है। और इसके लिए भी क्या था, मैंने लॉ के लिए हेमंत सोमानी का बुक का पूरा ये किया था, तो उससे बहुत जल्दी मिल रहे थे आंसर्स। तो वो एक चीज हुई। और प्रेजेंटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली कॉस्टिंग और लॉ के लिए। जो कॉस्टिंग में थ्योरी आंसर्स पूछ रहे हैं ना, वो ऐसे पूछ रहे हैं कि लिंक किया तो समझ में आता है, अगर लिंक नहीं करा हुआ है, मतलब मार्क्स मिलते हैं। केस स्टडी से लिंक नहीं किया हुआ तो बहुत एक ही मार्क्स देते हैं, अगर 5 मार्क्स है ना, उसमें से 1 मार्क ही देते हैं। और हाँ, रेलेवेंट कंटेंट ही लिखना है। अगर फालतू का बस पेजेस बढ़ाने के लिए, या मतलब लॉन्ग आंसर लिखने के लिए हम कुछ भी लिखे, तो वो पढ़ते भी नहीं है उसको। तो रेलेवेंट कंटेंट लिखना है। और वही पहले तो जो केस स्टडी है उससे लिंक करके, पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, फैक्ट्स बोलना है केस का, और केस स्टडी को के साथ लिंक करके फिर कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह मांगे, तो वो रिकमेंडेशन अगर 2-3 है ना, तो रिकमेंडेशन 1, रिकमेंडेशन 2, ऐसे करके प्रेजेंट कर सकते हो। वो जो निकिता टिंकर है ना, उसका है शायद मेरे पास, एक्चुअली वो दूसरी इसमें है, मैं शेयर करती हूँ, उसका सर्टिफाइड कॉपी है। November 24 में उसने 82 मार्क्स को। हेलो। नेटवर्क हाँ, नेटवर्क लग रहा नेटवर्क है। इशू। हाँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ। यस। हाँ जी। हाँ, तो मैं वही प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, मतलब वहां से ना कॉस्टिंग और लॉ में मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं तो मार्क्स 5 है तो 2 देते हैं। अल्दो हमने कंटेंट लिखा हुआ रहता है, बट केस स्टडी के साथ लिंक करके नहीं लिखा हुआ रहता है, तो वो एक ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इवन इफ 2 स्टूडेंट्स allocate द सेम रेफरेंस, देयर आंसर्स नीड नॉट बी आइडेंटिकल। वही प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो इम्पोर्टेंट है। हम हमने कुछ कहानी लिख दिया, कॉस्ट में मेनली होती है, और वो कुछ और ही पूछ रहे हैं, तो ये नहीं रहेगा ना। तो ज्यादा लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उस जो लिमिट, उस क्वेश्चन को जितना टाइम दिया उतना ही टाइम में खत्म किया तो अच्छा रहेगा। और स्ट्रक्चर्ड और लॉ में स्ट्रक्चर्ड और कंसाइजनेस देखती है, मतलब कंसाइजनेस मैटर करती है। लॉ में ज्यादा बड़े आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जो पूछा है ना वो होना चाहिए बस। और हाँ, छोटे छोटे टिप्स जो हेल्प करते, जो अरेंज करेंगे ना हम बुक्स, अभी प्रैक्टिस किया तो अच्छा रहेगा। मतलब मेरे राइट हैंड साइड पे मैं ये रखने वाली हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ये, नीचे ये, तो एक कियोस्क क्रिएट नहीं होगा कि कहाँ कौन सा बुक है करके। वो अभी जब मॉक्स दे रहे हैं ना हम, तो तभी प्रैक्टिस किया तो बेटर रहेगा। मैंने वही सर से रेजिस्ट करती थी कि सर बहुत टाइम जा रहा है कि मैं सब अरेंज करूँ और फिर से सब सारे बुक्स रख दूँ, बट वो बहुत हेल्प हुआ कि हर दिन 1 घंटा रखती थी आईबीएस के लिए।
आईबीएस के लिए ऐसे 4-5 दिन रखा ना तो कुछ हेल्प नहीं होगा। एक हर दिन 2-2 घंटा या 3-3 घंटा रखेंगे तो मतलब थोड़ा फ्लो भी बना रहेगा। और अगर बीच बीच में कभी बोर हो रहा है तो एक एक केस स्टडी उठा के प्रैक्टिस किया तो बेटर रहेगा। और जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे रख के प्रैक्टिस किया एज इफ एग्जाम हॉल में ही बैठे हो तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ वही डिसाइड वेयर ईच सब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड, फिक्स द लोकेशन ऑफ डिटेल्ड इंडेक्स। इंडेक्स भी मैं पीछे रखूंगी या जस्ट आफ्टर द मटेरियल रखूंगी, वो बहुत मैटर करती है। और एक रेफर करके ना उसी जगह पे रख दो एग्जाम हॉल में भी, नहीं तो वो ये हो जाता है कहाँ कौन सा बुक रखा है करके। हाँ वही प्रैक्टिस करना है कि किया तो हो जाता है वो, नहीं तो वो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ लेबल कर दो जैसे दिखाया ना वैसे, क्या तो मिल जाती है अच्छे से फास्ट। यही मैं शेयर करूंगी पूरा जिप फाइल है उसमें सभी है सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह। हाँ ट्रैकर दिखाया ना मैंने वो यही था कि कौन से केस स्टडी में किस सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन है करके। तो आपको एक आइडिया मिल जाती है क्वेश्चन पर आई मीन सॉल्व करने के पहले ही कि कौन कौन सा टॉपिक्स आए हुए हैं और कौन सा क्वेश्चन कौन सा केस स्टडी मुझे छोड़ना है करके। हाँ और एक आइडिया भी मिल जाती है कि पूरा एक बार दिख जाता है ना कि कौन सा क्वेश्चन मैं पहला अटेम्प्ट करने वाला हूँ और जो आसान से मिल सकती है वो भी पता चल जाता है अगर वो क्वेश्चन ट्रैकर किया तो। हाँ वही मैं वो महेश्वरी का बोली ना तो वही रैंक होल्डर था वो। और एक लास्ट वाला टिप जो मतलब कूल माइंडसेट, बाकी कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोगों को और बुक्स को देख के डर लगती है ना, बट कूल माइंडसेट से अप्रोच किया तो हो जाता है। मैं शेयर कर देती हूँ वो जिप फाइल जिसमें सब कुछ है, तो कैन रेफर दैट। अगर किसी को ऐड ऑन करनी है तो प्लीज। मेरे को एक क्वेश्चन था स्नेहा। इसमें जैसे कि अभी जितना भी आईबीएस का एग्जाम वगैरह दी हो तुम, तो उसमें कुछ पैटर्न वगैरह नोटिस करिए, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट से यानी कि ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह हाँ आते हैं, राइट कौन से राइट। थोड़ा कम आता हो, वैसा टाइप का कुछ अपना ऑब्जर्वेशन वगैरह बताना ना जैसे। एक एनालिसिस है, एक मिनट, आई डोंट नो इफ इधर है वो। मेरे पास है एक एनालिसिस, इस लैपटॉप में नहीं है और दूसरी लैपटॉप में है तो वो मैं शेयर करती हूँ उसके साथ इसमें जिप फाइल में कि कौन से अटेम्प्ट से मतलब May 24 से कौन सा चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आया था और कितने मार्क्स का आया था, एक एक्सेल शीट है। तो वो शेयर करती हूँ, किसी ने तो कोई फैकल्टी ने किया दिया था वो, तो मेरे पास है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, ऐसे मैं थोड़ा नोटिस किया है, ऐसे बाकी लोग को भी लगा क्या आईबीएस जितने लोग दिए, मतलब कॉस्टिंग वगैरह से कुछ ज्यादा ही पूछता है क्या, कॉस्ट से हाँ है क्या ऐसा? बाकी लोगों को लगा कॉस्टिंग कैसा जो और आईबीएस है ना, मतलब कॉस्टिंग का मेरे को लगा, बाकी तो नहीं समझ आया। बाकी और कौन सा, स्नेहा कौन सा बोल रही थी आप? कॉस्टिंग और लॉ से बहुत पूछ रहे हैं अभी। वो ऐसा लग रहा है कि आईबीएस का पेपर नहीं है, कॉस्टिंग और लॉ का है। उनको पता है ना कि बाकी से ये लोग कर ही देंगे करके, बट हम्म, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना तो अराउंड 35 to 40 मार्क्स पूछ रहे हैं अभी इसका, अच्छा। दोनों मिला। बट इसीलिए इग्नोर करना भी ये रहेगा रिस्क। नहीं, वो जो सिल्की मैम का बोल रही थी ना, मैं क्लास ही मंगा लिया हूँ कॉस्ट का, क्योंकि मेरा एसपीएम भी बचा हुआ है, तो खत्म ही कर दूंगा उसके साथ में करके अभी। हाँ, हाँ वो बेटर रहेगा फिर। बेटर है। अगर कोई लिया नहीं है ना तो ले लो, 3000 रुपीज में मिल रहा है क्लास उनका, अजय अतुल अग्रवाल वाले वेबसाइट पे, तो रिजनेबल भी है। तो अगर किसी का नहीं हुआ है तो ले सकते हो, विद वीरेंद्र बुक्स, इंक्लूडिंग बुक्स। वीरेंद्र किसके बारे में बोल रहा था भाई? कॉस्ट का बोल रहा था दोस्त वो, सिल्की मैम करके है। मतलब अजय, मैं तो एक्चुअली मैं अजय अतुल को थोड़ा फॉलो करता हूँ, उनका थोड़ा ठीक लगता है, तो उन्हीं के वेबसाइट पे मैं देखा। तो वो एसपीएम प्लस अपना इसके लिए भी, आईबीएस के लिए, दोनों के लिए कंप्लीट लेक्चर प्लस बुक्स दोनों 3000 में मिल रहे थे, तो मैं मंगा लिया। और क्योंकि इधर उधर भटकूंगा, उससे अच्छा है कि एक जगह पे कर लिया जाए करके। कितने आवर्स का है वो? करीबन शायद 80 घंटे कुछ का है। 80 आवर्स का है, अच्छा। हाँ, ठीक है, सही है, ज्यादा नहीं है कॉस्ट, जिस हिसाब से जितना वास्ट है ना, तो ठीक है वो। स्नेहा, ऐसा आईबीएस में जो केस स्टडीज होती है वो काफी लंबी चौड़ी होती है ना, लाइक 6 to 7 पेजेस का। तो फिर अभी और उसमें सारे सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं कि अभी जो केस स्टडीज जो पूछेंगे जो भी डिस्क्रिप्टिव होगा, तो हाउ डू यू मैनेज कि आपको कैसे पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन एंड
लाइक हाउ डू यू जंप फ्रॉम, लाइक आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो, उसके बाद फिर आपको जब क्वेश्चन होता है, या तो फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर केस स्टडीज पे जाते हो, तो हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ? करेक्ट, करेक्ट। अगर कुछ फिगर्स इन्वॉल्व है ना, तो फिगर्स को ट्रैक करके जा सकते हैं। मतलब एक ग्लिम्स लेना पड़ेगा केस स्टडी का। जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ लिया अभी, सपोज ये था, मेरे से एक गलती हुई थी इसमें Jan 26 में। उन्होंने पूछा था कि वो ये रहता है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ, कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ क्वेश्चन था। उसका डेटा ना फैला हुआ था, एक तो पैराग्राफ 1 में था और एक पैराग्राफ 3 में कुछ था। तो मैंने अगर फिगर्स देखी हुई थी तो मुझे पता चल जाता था कि ये भी रेलेवेंट है उसके लिए करके। मैंने स्किप कर दिया था, तो फिर बाद में पता चला, फिर टाइम नहीं था तब इसलिए छोड़ दिया। तो एक तो टिप मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर फिगर्स इन्वॉल्व है तो फिगर्स को ट्रेस करो। अगर वो या थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे कि कॉस्टिंग या लॉ है, तो एटलीस्ट वो वर्ड्स रहेंगे ना। अगर पूछा हुआ है कुछ डायरेक्टर्स के रिलेटेड या मीटिंग्स के रिलेटेड, तो वो वर्ड्स कहाँ है उसके रिलेटेड, पूरा पढ़ना नहीं है बिकॉज टाइम नहीं रहता है। या कॉस्टिंग के रिलेटेड है तो वो टॉपिक का कुछ पता चल जाता है, हाँ ये कुछ रिलेटेड होगा इसके लिए करके। तो वो एक नजर डालने का पूरा केस स्टडी पे, तो तब समझ में आता है कि एक्चुअली इसमें भी May 26 में ना 8 पेजेस का एक केस स्टडी था। एक कोई तो था, लेकिन 8 पेजेस का एक था। तो वो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब जैसे जैसे करते गई ना, तब पता चला कि इट इज लाइक वन सब्जेक्ट एट वन स्ट्रेच, ऐसा था वो। वहाँ ऐसे ने घुमा लिया था कि सब सारे एक मतलब एक एक सब्जेक्ट एक एक दिया था May 26 में, जैसे देते थे ना वैसे। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा भी ट्रैप हो सकता है कि दिखने के लिए बड़ा है, लेकिन थोड़ा नसीब भी होता है यार आईबीएस में ना। कभी कभी होता है कि ऐसा पेपर्स आते हैं, कभी कभी ऐसा आता है। तो ये थोड़ा फॉलो कर सकते हो नंबर्स वाला। ओके। ये एक मैं सर का भी एक सुना था ऐसी मतलब एक देख रहा था स्ट्रेटेजी में, वो बता रहे थे कि अब डायरेक्टली केस स्टडी पे जंप मत करो, एक बार क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लो। उससे मोटा मोटी एक इतना अंदाजन लग जाता है। उसके बाद फिर केस स्टडी पे जाओगे तो आपको पैराग्राफ ना फटाफट मिलने लगेगा। पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस पे जाओगे तो अब टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ऐसा मेरे को भी लगा। मैं पहले भी ये चीज करता था सर के बोलने से पहले भी, और वो भी वो चीज बोले तो थोड़ा मेरे को कन्विक्शन होगा कि हाँ वो चीज है करके। क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जंप मार राइट, के राइट, कई वो बार ऐसे, बहुत क्योंकि कई हेल्पफुल बार है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तो सीधे बन जाते हैं वो डायरेक्टली। और एमसीक्यूज में भी रहते हैं थोड़े से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी हो सकता है। 5 एमसीक्यू सपोज है। और एक चीज भूल गई मैं, अभी अभी ये पूछ रहे कि एक 4 स्टेटमेंट्स देते हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और फॉल्स। हाँ ऐसे में मैंने एलिमिनेशन मेथड ही अच्छा होगा, जैसे जैसे लाइक एलिमिनेट मैंने, करते रहेंगे तो हाँ। हाँ वो मैंने तो ऑडिट में भी सबसे ज्यादा करना पड़ता है ये चीज। मैंने तो भी सही वो है। ट्राई नहीं किया था, मतलब मेरा तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ये सेकंड ग्रुप के लिए, तो पर मैंने ये एग्जाम के बाद ट्राई किया था। तो फिर वो जो वही मैंने एलिमिनेट, एक तो केस स्टडी से मैंने की थी, पर वही किया था कि एलिमिनेट करके अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हाँ, भी हाँ, आएगा ऐसा है। पर करेक्ट। स्टिल ऐसा, अब एक दो केस स्टडीज करना इज डिफरेंट देन उसके लिए पूरा प्रिपेयर करना इज डिफरेंट, और उसमें भी तब भी केस स्टडीज इतनी बड़ी बड़ी थी, और मैंने सुना कि मे में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी आई थी। तो फिर आई वॉज फोर्टी कंफ्यूज कि सिक्स कैसे पेजेस स्टडीज का होगा। बुकलेट था आई बिलीव। हाँ मतलब इसमें तो अभी ऐसा फोर्टी होगा सिक्स कि, पेजेस का था बुकलेट। हाँ तो अब ऐसा होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ अगर देखा फिर भी अगर फिर आगे का भूल जाएंगे शायद कि अच्छा उसमें भी ये था, इस फिर फोर्थ हाँ, राइट, पैराग्राफ में भी राइट, ये है। हाँ करेक्ट। तो उसको और मैप पैनिक हो करके रख जाते हैं सकते कि हैं। हाँ, और पैनिकनेस क्रिएट हो जाती है ना कि इतना टाइम लगा और कुछ आउटपुट ही नहीं है, याद ही नहीं आ रहा है कहाँ था करके। थैंक यू सर कि आपने ये टिप्स दिया, इट विल बी हेल्पफुल, थैंक यू। हाँ। मोस्ट वेलकम। हाँ, मैं हेलो शेयर स्नेहा। कर देती हूँ। यस। अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे तो कौन से, हाँ। जैसे डीटी और आईडीटी तो अच्छे से प्रिपेयर्ड होगा, राइट? तो फिर और ज्यादा फोकस फिर किस पे करने का, लॉ और कॉस्टिंग पे? मैं तो रेकमेंड करती हूँ ना, बिकॉज ग्रुप 1 हमने अच्छे से किया हुआ है।
तो ग्रुप 1 का मैराथन से स्टार्ट करो, एंड में लॉ कॉस्टिंग को टाइम दो, बिकॉज अभी 4 महीने है ना। तो एक एक महीना मतलब एटलीस्ट 15-15 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, ग्रुप 1 के पहले ग्रुप 1 पकड़ के सिर्फ मैराथन्स देख के बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये हो जाता है ना, ब्रशअप हो जाती है। बराबर। और फिर बाद में लॉ और कॉस्टिंग पकड़ो, बिकॉज इस पे ना भरोसा नहीं है थोड़ा सा। लॉ कॉस्टिंग में ना, एक तो लॉ में एमसीक्यूज में ऐसे पूछते कि बहुत टाइम चला जाता है ढूंढने में, और मिलता भी नहीं है। और राइट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे जा सकते हो, मतलब सिर्फ हेमंत सोमानी का बुक से ही काम चल जाता है। पूरा ऐसा लेक्चर्स याद भी नहीं रहेगा, कैसा याद रख हाँ, सकते हैं हम। यस यस। वो तो है। तो तो सिर्फ इसलिए बुक मैं ले लेना। रेकमेंड करती हूँ। हाँ। बुक लेने को जो आप बोल रहे हो हेमंत हाँ, सोमानी यस का। यस। वो बुक फ्री रिसोर्सेस करके अवेलेबल ही है, सिर्फ प्रिंट अच्छा। आउट ले सकते। और ओके। जो सब्जेक्ट्स हमें ऑलरेडी पता है उसी को और स्ट्रॉन्ग करना बेटर रहेगा, तो ग्रुप 1 पे फोकस करो और बाद में कॉस्टिंग और ये करो, लॉ। राइट। ये स्नेहा, कॉस्ट का, सॉरी, लॉ का तुम बोली कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी थोड़ा यानी कि उसको करना, तो कॉस्ट मतलब लॉ में हेमंत सोमानी का ज्यादा बेटर है या स्टडी मैट? नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट का रेफर ही नहीं किया था, सिर्फ हेमंत सोमानी अच्छा। का। बहुत सारे आंसर्स मिल रहे थे। और तुम और किसी लेक्चरर वगैरह किसी को और का देखी थी क्या लॉ का, यानी कंपैरिजन बेसिस पे कि हेमंत सोमानी का बढ़िया है, ऐसा टाइप का कुछ? हर्ष गुप्ता का भी अच्छा है, बट हर्ष गुप्ता का ना थोड़ा पुराने लेक्चर्स है, तो इसीलिए मैंने अच्छा। हेमंत सोमानी का देखा था। मतलब हेमंत सोमानी के लेटेस्ट हैं, अमेंडेड रहते हैं सारे? यस यस, राइट। अच्छा। ओके ओके। और कोई अमेंडमेंट भी आया ना तो भी ही विल बी एक्टिव, उनका टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहते हैं। लेकिन हर्ष गुप्ता का बहुत पुराने लेक्चर्स है, अराउंड हाँ 7 साल हाँ। पुराना एक मैराथन है। तो हम्म। वो नहीं, वो तो फिर कोई काम का नहीं है वो। हाँ, राइट। तो मतलब अपने को स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का ऑडिट के लिए एक अच्छा है, और इसके लिए एक ऑडिट का ऑडिट हो के गया। लिए, और एएफएम अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो, जैसे ना अच्छा। इसमें पूछा था September 25 में ना, बॉन्ड रिडीमेबल बॉन्ड का एक क्वेश्चन पूछा था। वो डायरेक्ट क्वेश्चन था स्टडी मैट से ही, उसमें से ओके। ही कॉपी पेस्ट था वो तो। थ्योरी क्वेश्चन एएफएम के लिए। और एफआर के लिए, डिस्क्लोजर्स के लिए भाविक चोकसी का रेफर करो, बिकॉज 5 बुक्स एफआर के 5 मॉड्यूल्स, पहले तो ढूंढना कि कौन सा इंडेस कौन से बुक में है। अगर वो हम घर पे भी कर जाए तो भी टाइम लगेगा उसमें। तो इसलिए डिस्क्लोजर्स अच्छा। शायद थ्योरी पार्ट में आ सकता है। बाकी फैकल्टी का मटेरियल ही बेस्ट होगा एफआर के लिए, बिकॉज मॉड्यूल्स बहुत भाविक बल्की है। चौकसी। हाँ, भाविक चोकसी का डिस्क्लोजर्स करके एक पीडीएफ है, वो उसमें भी मैं भेजती हूँ, उसमें शेयर्ड है वो। 2026 का ही है तो अपडेटेड है। और एएफएम हो गया। ऑडिट के लिए मॉड्यूल है, डीटीआईडीटी के लिए फैकल्टी का मटेरियल। और कॉस्टिंग और लॉ लॉ के लिए हेमंत सोमानी या हर्ष गुप्ता का भी ले सकते हो, उनका भी वैसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे सेक्शंस और डिस्क्रिप्शन। बट थोड़ा सा इन डेप्थ दिया है तो उतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम हॉल में कि इंटरप्रेट करके लिखना रहता है हम्म। ना, तो टाइम नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं हेमंत सोमानी बोल रही थी, बट देख सकते हो इसका, इनका भी, हर्ष गुप्ता का, अगर कंपैरिजन करनी है तो। और कॉस्टिंग के लिए मॉड्यूल ही, और किसी का रेफर करने का कोई फायदा नहीं होगा आई बिलीव। कॉस्टिंग और के आप लिए मॉड्यूल स्टडी मैट? हाँ, कॉस्टिंग के लिए मॉड्यूल। और आपका थोड़ा टाइम टेबल और वैसा थोड़ा डिस्कस कर सकते हो कि कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की आपने। मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स पढ़ती थी। 12 आवर्स तो नहीं होता था, बट थोड़े लोगों का ना लाइब्रेरी में देख के मुझे डर लगता था कि 15-15 घंटे पढ़ रहे, मैं 10 घंटा भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरा बॉडी कितना सपोर्ट किया ना, उतना मैंने 10 to 12 आवर्स कंसिस्टेंटली किया। लेकिन अराउंड कभी कभी 11 भी होता था, तो डिवाइड किया था ये। दोपहर का टाइम आईपीएस के लिए देती थी, बिकॉज नींद आती है ना। तो ऐसा लगता था कि कुछ और कर रही हूँ डीटीआईडीटी को छोड़ के, तो अच्छा लगता था। और 3 to 4 सर ने ये रखा था टेस्ट के लिए। तो तब एक तो लास्ट मोमेंट पे मैंने केस स्टडीज सॉल्व करने स्टार्ट किया आईपीएस का। लेकिन पहले डीटीआईडीटी पे ही टेस्ट देती थी, जो भी पढ़ा हुआ है वो 3 to 4। बाकी अराउंड डिवाइड किया था कि तीन तीन रिविजन्स करूं डीटीआईडीटी का, 3 या 4 अगर हो सके तो एटलीस्ट 3 करना है। तो उसके हिसाब से सुबह का मतलब 4 स्लॉट्स रखती थी ऑफ 3 आवर्स ईच।
तो बीच में एक्चुअली टारगेट था 12 आवर्स, बट कभी कभी 10 to 12 आवर्स ही होता था वो। तो इसके हिसाब अच्छा। से 3 रिविजन्स के हिसाब से मैंने डिवाइड किया था DT IDT को। बट IBS के लिए एटलीस्ट 2 घंटा तो दो हर दिन, उससे कम मत देना। अगर उससे ज्यादा दे सकते हो तो वेरी वेल एंड गुड, अगर ग्रुप 2 दे रहे हो सिर्फ। दोनों ग्रुप वाले हैं क्या इधर? दोनों ग्रुप वाले हैं, दीक्षा मैं हूँ है, मैं हूँ वो चली मैं गई हूँ। क्या? तो सभी ग्रुप 2 वाले ही है ना, तो IBS के लिए टाइम दे सकते हैं हम, एटलीस्ट 3 घंटा तो दे सकते हैं अगर फुल फ्लेश्ड पढ़ रहे हो तो। अगर अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट 1 घंटा या आधा घंटा भी। स्टार्टिंग आधा घंटे से स्टार्ट किया था मैंने, जब भी अनप्रोडक्टिव लगता था ना, अभी कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है तो IBS पकड़ने का तब। और सिर्फ इंडेक्स ब्राउज ब्राउज मतलब जितने बार वो रोहित छिब्बर सर का ना इंडेक्स देखोगे उतना यूजफुल होगा। उसमें डिटेल्ड है, मतलब एक सब टॉपिक में भी सब टॉपिक कहाँ है करके। अच्छा है वो, अच्छा। रोहित छिब्बर। DT IDT के लिए तो मैंने टाइम टेबल डाला था, एटलीस्ट 3 रिविजन्स करूँ, हो जाती है ना, अभी तो टाइम है तो अच्छे से कर सकते। ओके, नेहा, थैंक यू। तुमने अभी क्या बोला? रोहित छप्पर का क्या बताया था? और ये डिटेल्ड इंडेक्स है उनका, स्टडी मैट का इंडेक्स है, मतलब सब टॉपिक्स भी कहाँ है करके है। सारे सब्जेक्ट्स के। हाँ, पूरा सारे सब्जेक्ट्स। ये तुम्हारे पास तो होगा शायद ना? तुम हाँ शेयर कर है, दोगे ना? मैं शेयर करती हूँ, वही फाइल में सब है। अच्छा, एक और बात मुझे पूछना है। एक्चुअली मैं फिजिक मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रही है। मैं ना फिजिकल नोट्स, मतलब मैं टैब यूज करता हूँ, ठीक है? तो मैं नोट्स उसी में प्रिपेयर करता हूँ। पहले मैं करता था फिजिकल नोट्स, बट मैंने अभी शिफ्ट कर लिया। अब मुझे मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मैं आईबीएस में क्या करूंगा। तुम क्या अपने सेल्फ नोट्स भी लेके कैरी करती थी, या तुम बुक्स में ही मार्क कर लेती थी और जितना तुमने प्रिपरेशन किया उसको कॉन्फिडेंस में रख के तुम एग्जाम वो करती थी, अपेयर करती मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि सेपरेट नोट्स IBS के लिए? थी? नहीं, सेपरेट आईबीएस का ही नहीं। जैसे अपने मान लो एफआर किए, एसएफएम की, एएफएम किए, जो भी जितने भी ओके, सब्जेक्ट्स कर समझ रखे हैं, ठीक सकते है? हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स है उनका खुद के जो बनाए हुए नोट जब हम रिवीजन करते हैं तो नोट्स वगैरह भी बनाते हैं ना, तो जो वो नोट्स भी तुमने कैरी किया, या सिर्फ जो मटेरियल तुम बता रही हो वही, सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स के थ्रू तुमने एग्जाम को दिया है? नहीं नहीं, वो नोट्स ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज वहां से पढ़ा हुआ है ना कहाँ कौन सा है, फोटो मेमोरी रहता है ना वो। तो मैंने नोट्स कैरी किया था, वहां से ही यूज हुआ। और रखने का तरीका भी वैसे ही था, जो मुझे फेमिलियर है, जो मैंने जहां से मैंने पढ़ा है वो ऊपर रखती थी। और जो भी मॉड्यूल वगैरह कभी कभी खोलते हैं ना हम, तो उसको नीचे रखा तो भी चलेगा, बिकॉज DT IDT के लिए मॉड्यूल तो रेफर करेंगे भी नहीं। तो बेटर रहेगा जो अपना नोट्स है ना वो कैरी करो। ये तो कैरी करना ही है, स्टडी मटेरियल और बाकी का जो अपना है, बिकॉज उससे हम फेमिलियर रहते हैं ना, इसीलिए। तो अभी डिजिटल नोट्स कर रहे हो तो बेटर रहेगा इफ यू कैन, मतलब हार्ड कॉपी करो नहीं तो उसका प्रिंट ले लो बाद में। हाँ, वही करना पड़ेगा लास्ट में, धीरे धीरे कंपाइल करके फिर उसका प्रिंट आउट ही निकालना पड़ेगा। बट ये एटलीस्ट ऐसे ना फिर एक मुश्किल। महीना रखो IBS के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, हर दिन एक केस स्टडी, तो 30 केस स्टडी मैं तो सॉल्व। एक्चुअली दोनों ही ग्रुप्स दे रहा हूँ, तो मैं भी वही, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आईबीएस को कैसे करूँ। हालांकि मैंने पहले पढ़ रखा है लॉ कॉस्ट, बट काफी टाइम हो गया उसको पढ़ा हुआ। ऐसा कर सकते हो ना, जब भी अभी से ही कभी कभी 15 मिनट बस, दिन का 15 मिनट बस, इनका रोहित छिब्बर सर का इंडेक्स लो और बस गो थ्रू करो। कभी भी अगर दिमाग नहीं चल रहा है या प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है ना, तब कर सकते हो। एक बकुल गुप्ता करके है, September 25 का रैंकर है। वो बोल रहा था कि वो हर दिन बस 15 मिनट करता था वो IPS के लिए, बिकॉज दोनों ग्रुप लेने के लिए टाइम नहीं रहेगा ना, तो वैसे कर सकते हो। नहीं तो लास्ट लास्ट में क्या होता है, लास्ट में रख लेंगे तो लास्ट में ही चला नहीं हो सकता है वो, बाद में वो छोड़ ही देंगे हम, इसीलिए। कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए भी होने चाहिए ना, तभी तो कुछ स्टडी बन। हाँ वो भी है, राइट। अरे क्लास ही खत्म होने में, मेरा तो बहुत टाइम पहले ग्रुप वन हो गया था ना, फिर शिफ्ट हो गया। मैं छोड़ याद दिया था। नहीं आएगा। मैं आईबीएस पूरा देखना पड़ेगा कहाँ से। बट मैराथन से शायद हेल्प हो सकती है, जिस मैराथन से हमने मेन ग्रुप मेन सब्जेक्ट करते हैं ना, उसी मैराथन्स को रीवॉच करने का, बिकॉज नया लगा तो फिर डर लगती है क्या बोल रहे हैं ये करके। मैं जैसे एफआर के लिए मैं पहले ग्रुप वन जब पास किया था ना, तो मैं सोच रहा हूँ उन्हीं टीचर्स का जिनका मैं देखा था उन्हीं से ही करूंगा एक बार, क्योंकि उनसे एक बार स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उनसे क्लियर किया है ना, तो उनका क्या, सब टीचर का अलग अलग स्टाइल होता है ना पढ़ाने का। उनका मेरे को जम गया। जैसे एफआर के लिए मैं प्रत्येक जगह आती सर को मैं थोड़ा ज्यादा प्रीफर करता हूँ, उनका स्टाइल मेरे को ज्यादा सही लगता है समझाने का, ये सब चीज़ का।
थोड़ा आउट ऑफ द वो चले जाते हैं, आईसीआई से थोड़ा अलग चले जाते हैं वो। बट समझाने के लिए एक बार के लिए उनका बेटर है, टॉपिक अगर समझना है तो उसके बाद सोल्यूशन आप भले आईसीआई के हिसाब से करो। एएफएम और तो एफआर वैसे अच्छा टाइप है ना से। उनका? हाँ हाँ, एफआर के लिए एएफएम तो मैं उनसे करूंगा, अजय अग्रवाल से। मेरा एक्चुअली में उन्हीं से मैं एग्जाम भी हुआ था मेरा। हाँ, तो वो मेरे को बेटर वही सही ओके। लगता है वैसे, मतलब मेरा चॉइस है वो। हाँ, टू द पॉइंट रहते हैं, सही रहते वही बेटर रहेगा, जिनसे हमने मेन सब्जेक्ट पढ़ा है ना उनका ही फिर से मैराथन देखने का, तो वही बेटर रहेगा आई बिलीव। हैं। हाँ, भले ही बाद में ना, बाद में जब भले ही जो आईबीएस के लिए स्ट्रेटेजी वगैरह है, कोई टीचर कुछ अगर लक्ष्य बनाया तो वो एक बार वहां खत्म होने के बाद इधर करना शायद सही रहेगा। ये ठीक है ना ऐसा? हाँ, यस यस, ठीक है फिर, छोड़ेंगे ना ब्रेकआउट रूम। यस। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्नेहा, माय आपने शेयर प्लेजर। की इतनी अच्छी टिप्स। और अच्छा, ये भी ना, जैसे तुम अपना अभी पीडीएफ वगैरह शेयर करोगी जिप फाइल में, इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो पूछेंगे, है ना? अगर कुछ अगर समझ में नहीं आया या फिर कुछ रहेगा तो। ठीक है। उसको ग्रुप में ही डाल दो ना, चलेगा ना उधर ही हाँ, डाल दो हाँ। डाल दो। यस।